हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। ये गुंडा बदमाशी से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपनी कौम को ठीक करें, उसके बाद हम बाकी बातें करें। मीठा सोडा लें, उसमें नींबू निचोड़ें, उसको दांतों पे लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मुझे लगता है कीड़े फिर भी दांतों में इतने नहीं होते, तो कीड़े जिसको बोला जाता है बेसिकली इट्स अ कैविटी। 35 स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट करने के बाद एक ड्रामा मैं कर रहा हूँ। 3 साल पुरानी गाड़ी आज $5,000 की है। The people who rule Pakistan are not loyal to them. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का मुबारक दिन है। सैरिश आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो। साथ साथ वीकेंड भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वीकेंड का आगाज होने लगा है। प्लान्स बन चुके होंगे आपके भी? प्लान सोने के बन चुके हैं, आराम के बन चुके हैं। सुबह सुबह नहीं उठना पड़ता, इसलिए अच्छा भी लगता है। अच्छा, समटाइम मैं इतनी एनर्जी फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि सोने के लिए तो खैर बिल्कुल नहीं वीकेंड, तो मुझे यूटिलाइज़ करना है इस वीकेंड को, कुछ ना कुछ करना है। या तो एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, या फिर कुछ कि अगले हफ्ते में जो काम पेंडिंग होंगे उनको पहले से निपटा लिया जाए। तो मैं बड़ा एनर्जी में रहती हूँ। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सैरिश, कोट ऑफ द डे से प्रोग्राम का हमेशा हम आगाज़ करते हैं, आज भी करेंगे। और यकीनन एक तो हदीस मुबारक है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है कोट ऑफ द डे में। पहले मैं कुरान पाक की सूरह आल अहज़ाब की आयत ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ जुम्मे के मुबारक दिन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़िए। और जो कोट ऑफ द डे सैरिश हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है वो ये है कि सबर आधा ईमान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यकीन पूरा ईमान है। सबर यकीनन बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात हैं, मुआशी हालात हम जानते हैं कहाँ जा रहे हैं। 300 पे डॉलर है, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। सैरिश, यकीनन आप भी बड़ी परेशान होंगी, मेकअप भी महंगा है, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ ही महंगा हो गया तला। और 5 रुपए यकमुश्त बढ़े हैं, आप देखें ना डॉलर की। और जब डॉलर बढ़ता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ये इमरान खान वाले सीन में ये 10 रुपए बढ़ गए। देखिए 290 पे था, आज मार्केट में 300 रुपए का है। तो एक्चुअली 10 रुपए का इजाफा हो गया है चंद दिनों में, जिसके बाद हालात खराब हैं। और सोशल मीडिया की बंदिश ने भी लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है। लेकिन कल जनाब जो मज़ा आया ना पीटीआई के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, कि उनको जो खुशी कल मिली है वो काबिल दीद थी। सड़कों पर जश्न मनाया गया, बड़ा ही उन्होंने इंजॉय किया है। कल का जो खान साहब का अरेस्ट था उसको जो इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, इस पर लाजमन हम बात करेंगे। और अभी हम शामिल कर लेते हैं बड़ी खबर। इमरान खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद आज केस की दोबारा समाअत होगी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ हजारों कारकुनान का इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर हाईवे पर जमा होने का ऐलान सामने आया है। सियासी तनाव ने मईशत का भुरकस निकाल दिया। डॉलर और सोने की कीमतों को पर लग गए। पहली बार डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी के बाद सोने की कीमतों में भी 2 दिनों में 13,000 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। वजीर खजाना की निराली मंतक, IMF डील मिलेगी तो ही हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग डे आज मनाया जा रहा है। कोरोना हो या सैलाब और ज़लज़ला ज़दगान की मदद, शोबा सेहत में अपनी बेलौस खिदमात से लोगों का दिल जीतने वालों को बोल न्यूज़ का सलाम। नर्सिस के आलमी दिन पर पाकिस्तानी नर्सिस को हायल मसाइल पर लाजमी आज हम बात करेंगे। और बचपन का शौक जवानी में पूरा कर दिखाया। लाहौर के तालिब इल्म का बड़ा कारनामा, मिनी ट्रैक्टर बना डाला। देखने में छोटा मगर काम में बड़ा। आखिर क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, जानेंगे आज के शो में। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए तला मिनी ट्रैक्टर बना दिया, और यकीनी तौर पर इस बच्चे ने अपनी मदद आपके तहत और अपनी जहन से सब कुछ किया होगा। कोई हेल्प तो खैर इसको नहीं, फैमिली के अलावा किसी ने की होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करते हैं, जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ अदालत से गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी उनको रिहा करने का हुक्म दिया। इमरान खान ने बनी गाला जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन उन्हें पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म दिया गया, जबकि इस्लामाबाद में समाअत कुछ देर के बाद शुरू होगी। राइट, और यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जब एक शख्स कोर्ट ऑफ लॉ में आता है
तो वो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उसको वो सरेंडर कर रहा है आइन और कानून के सामने, उसे करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और जबकि हुकूमत की जानिब से रात भर PTI रहनुमा के खिलाफ एक क्रैकडाउन भी चलता रहा। बिल्कुल, शीरी मज़ारी और इसके अलावा यास्मीन राशिद को अलसुब गिरफ्तार किया गया। इमरान खान और PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर हाईवे पर PTI कारकुनान एहतजाज भी करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दी गई है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब को पेश भी किया जाएगा। रिलीफ के लिए आप कितने पुरुमीद हैं? देखें, बड़ी खुशाइन चीज़ है जो आज लिया ने नोटिस लिया है। ये इसमें इमरान खान की रिहाई का तो बहुत छोटा सा पार्ट है। असल पार्ट ये है कि कोर्ट के अंदर ये काम नहीं हो सकता। जिस तरह से इस हुकूमत ने कोर्ट की बेरुमती की और धज्जियाँ उड़ाई और अंदर उन्होंने भेजा लोगों को, एहलकारों को, और जिन्होंने शीशे तोड़े, लातें मारी और वो वहाँ से ले गए, वो बिल्कुल नाजायज इकदाम था और कोर्ट ने आज इसको साबित कर दिया कि ये दुरुस्त नहीं है इकदाम। तो ये तो एक इस PDM की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है कि अगर वो गैर कानूनी हरकत करेंगे तो कोर्ट्स अपना एक्शन लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जो ख्वाजा आसिफ ने तमाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इंतहाई बेहुदा और घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए हैं जो कि इनको हक नहीं पहुंचता, क्योंकि खुद जो चोरी में मुलविस हों, जिन्होंने डकैतियां की हों, जो एवन फील्ड का जवाब न दे सकें, वो क्या अलकादिर के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सो इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता लेगा। जो भी इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर हैं, अलकादिर ट्रस्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने डिस्कवर किया हो। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं जो खान साहब ने डिक्लेयर की, और इन्होंने कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए चीज़ें नहीं निकाली, कोई पनामा लीक्स में नहीं आया। ये तो खान साहब ने डिक्लेयर किया है। ये ट्रस्ट है, और ट्रस्ट भी तालीम के लिए है, जिसमें बच्चों की तालीम है, मुफ्त तालीम है, और उसमें रूहानी तालीम भी दी जा रही है और दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। तो अगर ये उसको चैलेंज करना चाहते हैं ज़रूर करें, अगर इनके पास कोई शवाहिद हैं तो ज़रूर कोर्ट को पेश करें, लेकिन कानूनी तरीका इख्तियार करें। ये गुंडा बदमाशी से काम नहीं चलेगा। इमरान साहब ये बताइए कि जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो पड़ा है, मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है? उसमें है क्या ऑडियो में? मुझे तो समझ नहीं आया। खान साहब ने वकला से बात करने के लिए उनको कह रहे हैं और ये इतने एक्साइटेड हुए हैं कि जी कोई बड़ी चीज़ इन्होंने पकड़ ली है। बिल्कुल उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे उसका भी इल्म नहीं है कि ये ऑडियो कितनी सच्ची है, कितनी नहीं है, कि कितनी जोड़ तोड़ की है, वो मुझे चीमा या खान साहब बता सकेंगे। लेकिन अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि उस ऑडियो में, अगर वो सच्ची ऑडियो है और उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई, तो भी उसके अंदर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई काबिल एतराज़ बात हो। वो अपने वकला से हिदायत दे रहे हैं, वकला को अपने वकला से वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ क्या चीज़ हो रही है। तो इसमें क्या इमरान साहब, मैंने सुना है, मतलब आपके घर पर भी छापा मारा गया था, तो आपकी मरकजी क़यादत गिरफ्तार है या रूह पोशर? कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इमरान खान को फिर से लाजमी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, कोई ना कोई अच्छी हरकत तो ये करेंगे। हम अभी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें कि जी कोई बड़ी खान साहब रिलीज हो गए। जब तक खान साहब वाक़ई रिलीज होकर अपने घर ना जाए, ये मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज़ सेलिब्रेट करने की है। लिहाजा हम कल का वेट करेंगे, हम कल कोर्ट जाएंगे, हम देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से होता है। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची से खबरें आ रही हैं कि 3 तलवार के ऊपर लोग सेलिब्रेट करने जमा हुए थे। वहाँ कोई 20 के करीब लोगों को पकड़ा गया है। मेरे घर पे छापे डाले जा रहे हैं, मेरे घर पे पुलिस मोबाइलें मौजूद हैं। मैंने ट्वीट भी किया है, वो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं कि वो मेरे घर के ऊपर पुलिस खड़ी है, मेरी वालदा के घर के ऊपर पुलिस खड़ी है, वहाँ मेरे बच्चे हैं। इमरान साहब, जो 9 तारीख को हुआ, जो कुछ भी जलाओ घेराव हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरी नज़र में कम है। आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि इजाज़त होनी चाहिए इस तरह की हरकत की? लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने भी एक सख्त बयान जारी कर दिया है। सवाल यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, क्या वो ख़तरनाक है या आप समझते हैं सही हैं? देखिए, मरियम औरंगज़ेब का जो बयान है वो चैलेंजेबल है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने धमकी लगाई है बाकायदा
और इस धमकी का बड़ा सख्त नोटिस होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो है वो सेशन जज के बारे में कोई बात कर देते हैं, उसे कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो उनके ऊपर कटघन लगती है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, उसके लिए उनके ऊपर उनको माफी मंगवाई जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रही है कि उनके घर में लोग घुस के आग अच्छा, आखिर में बस इमरान साहब ये बताते जाइएगा कि पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से भी जो जलाओ घराव हुआ, क्या वो काबिल मजम्मत नहीं है? आप उसकी मजम्मत नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया, ना हमने कभी वायलेंस किया। जो इदारे हैं, यानी जो फौज पाकिस्तान है, वो हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, और उनके घरों पे हमला काबिल मजम्मत है, और हमने कभी भी इसकी कॉल नहीं दी, ना हम कभी कॉल देंगे। जो लोग जज्बात में और गुस्से में आके वहाँ पहुंचे हैं, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं सख्ती से लोगों को ये कहता हूँ कि उन्होंने कतन ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुतासर हो, इमरान खान के साथ मुतासर हो। खान साहब ने कभी ये प्लीड नहीं किया कि हम जाके किसी के घरों में हमला करें, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो, हेडक्वार्टर हो, या कोई और चीज़ हो। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं, और मैं ये आपको बावर करा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लोग ये जिन्होंने किया है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि जी अपने जज्बात को काबू में रखें, और पूरा मन मुजाहरा आप बेशक करें, आपका हक है, लेकिन ये इस तरह के हमले और ये सारी चीज़ें हमें। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनका बिल्कुल तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो कोई भी कर रहा है आप उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और तलहा, बिल्कुल जिस तरीके से ये जलाओ घेराव किया गया, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, किसी तौर ये काबिल कबूल नहीं। और कहा भी गया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून हरकत में आएगा, और बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, तो निशानदही करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। सरिश अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कोट है, कोटेशन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। बीबी की शहादत पे हमें याद है पूरे मुल्क गिर एहतजाज में कितनी लूट मार, जलाओ घिराव, ATM की मशीनें, बाहर रखे जनरेटर, कुछ नहीं छोड़ा गया था। पता नहीं कितने अरबों का नुकसान हुआ था। अभी भी हमने सबक नहीं सीखा, हम बदले नहीं, हमारी रविश नहीं बदली। कहानी यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो सोच है, इस सोच का मुकाबला हमें करना है, और हमें जहन साजी करनी है अपनी कौम की। सैडली जहन साजी पे किसी ने जोर नहीं दिया है। बुराइयां पनप रही हैं हमारे अंदर, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं हमारे अंदर, लेकिन अगर कोई साइकाट्रिस्ट के पास चला जाए तो कहा जाता है कि वो पागल हो गया है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि मिन हैसल कौम, एज ए सोसाइटी, वेयर डू वी स्टैंड। अभी कल हमने ये देखा है कि इमरान खान ने अदालत में यकीन दहानी कराई है कि वो अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत करेंगे, और ये शोटी उन्होंने दी है। खैर, आज भी समात होने जा रही है, तो इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अली शेर, बताइएगा कितने बजे समात का आगाज होगा? इमरान खान को कब पहुंचाया जाएगा यहाँ पर अदालत में? तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। इस वक्त वो पुलिस लाइन का जो गेस्ट हाउस है उस पर वो मौजूद हैं। रात को उनकी सदर ममलकत जो थे वो उनसे मुलाकात की थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने उनसे मुलाकात की थी। उनकी बुकला टीम जो है उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, और अभी कुछ ही देर कबल डॉक्टर बाबर अवान तहरीक इंसाफ के वकील, इसी तरह से फैसल चौधरी, सरदार मनसब वगैरह जितने जो हैं वकला की टीम वो पहुँच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं ये बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त एक तरह से जिसको कहते हैं कि सोनी का सा मंजर पेश कर रहा है। इर्द गिर्द की तमाम सड़कों के ऊपर कंटेनर रखे गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं। इवन जो मार्केटें हैं उनसे अगर कोई एक सामने मार्केट है उसका छोटा अगर कोई एक बंदा गुजरने का रास्ता भी था, वहाँ भी पुलिस और रेंजर्स लगाई गई है। रेंजर्स के दस्ते जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों तरफ मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते 0 पॉइंट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक तकरीबन ये 3-3.5 किलोमीटर का टुकड़ा बनता है, और इसके दरमियान में 4 से 5 जगहों के ऊपर पाक फौज के दस्ते जो हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान जो हैं उनको जो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन है वहां से लाया जाएगा, और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने हमें लेटेस्ट अपडेट से सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, रूट क्या होगा। 11 बजे एक्सपेक्टेड है इमरान खान साहब को लेकर आया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट आलिम के बोल, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आलिम दीन से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें।
और पिछले दिनों जो हालात रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर डायरेक्शन लें अपने आलिमों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े मारूफ, बड़े मकबूल किबला हनीफ कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, जुम्मा मुबारक हो आपको। बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। तला भाई आपको भी जुम्मे की बाबरकत साथ मुबारक हो। कुरैशी साहब, मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आप मुसलमानों को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? देखें तला भाई, बड़ी वाज़ेह सी सूरत हाल है। बहुत सारे तो हमारे भाई इस चीज़ से वाकिफ हैं और वो तकरीबन आज तो पाकिस्तान में हर शख्स ही इतना बाशऊर मैं समझता हूँ कि है कि वो अच्छे और बुरे की जो वाज़ेह अच्छाई और बुराई है उसकी तमीज़ वो कर सकता है। लेकिन मैं अपना हिस्सा डालने के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि हम गौर करें कि हमारे दावे तो ये हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान से चोरी, रिश्वत, सिफारिश ख़त्म करके हमने इनकलाब लेकर आना है। तो जब हम ये दावा लेकर उठें, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर हम देखें कि हमारा अपना किरदार क्या है। मैं इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी कौम का एक फ़र्द होने के काफ़ी शर्मिंदा हूँ पिछले हालात को देखकर कि क्या हम इतनी घटिया कौम है साबित हो रही हैं तला भाई कि हमारे हाथों में एक घर से लूटे गए अंगूर और खजूरें और दही के डब्बे हैं और पका हुआ सालन है जो हमने किसी घर से चुराया है और वीडियो बनवा रहे हैं, शौक से बता रहे हैं हम चोरी करके लाए हैं और लेकर निकल के हम क्या रहे हैं कि हम चोरों के खिलाफ निकले, यानी हम चोरों के खिलाफ इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम खुद इतनी सी चीज भी हाथ लगे जो पका हुआ सालन है उसे भी छोड़ने को तैयार, चोरी करके चोरों के खिलाफ इनकलाब ला रहे हैं कुरैशी साहब। जी जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि ये किस किस्म के हमारे दावे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ये इस्लाम हमें इजाजत देता है? ये पुरतशद्दुद जो मुजाहरे किए जा रहे हैं इस्लाम में है क्या? अगर हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हमें एहतजाज करना है, तो हम किस तरह का एहतजाज कर सकते हैं? देखें, पुरअमन एहतजाज के जिसमें किसी की इमलाक, किसी की इज्जत, किसी की जान और माल की का नुकसान ना हो, वो करने की तो इजाजत है कि आप कलमा हक किसी जालिम के सामने बुलंद करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको भी जिहाद करार दिया है। तो एहतजाज का बुनियादी मकसद यही अक़वाम आलम में मशहूर है कि आप अपना कलमा हक बुलंद करें कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है और आप इसके तरफ तवज्जो दें। लेकिन जब आप किसी की इमलाक को तोड़ फोड़ का निशाना बनाएंगे, तबाह कर देंगे, बल्कि आप अपने मुल्की एसेट्स तबाह करेंगे अपने हाथों से, तो आप कैसे मुहिब वतन हैं? और मैं यहाँ इस पॉइंट को भी जिससे कहते हैं लाइटर नोट के तौर पर आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ, कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ हम सबको एतदाल का दामन थामना होगा कि क्या वो लोग जो खत्म नबूवत के नाम पर रोडों पे निकलें, उस वक्त हम सब लोग फतवे देते हैं कि यार ये देखो ये कौन सा दीन है कि लोग रास्ते बंद हो रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, फुला फुला हो रहा है। तो क्या वो सारी चीजें जो उस वक्त फसाद फिलर्द हैं, तो अब क्या वो फसाद फिलर्द नहीं है? मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इन तमाम रवैयों की कि जिसमें अपने ही हाथों से अपना ही शीशे का घर तोड़ा जाए, अपने ही मुल्की सलामती के इदारों के ऊपर हमले किए जाएं, अपने ही एसेट्स को तबाह किया जाए। और मैं यहाँ पर दूसरी तरफ भी कहूंगा, जुल्म किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, न वो लीडर के खिलाफ होना चाहिए, न किसी आलिम के खिलाफ होना चाहिए, न किसी फर्द के खिलाफ होना चाहिए। और हम सबको कानून के तहत रहकर अपने हुकूक की सलामती की बात भी करनी चाहिए, अपने हुकूक का दिफा भी करना चाहिए और मुतालबा भी करना चाहिए। किबला, ये मुझे बताइए कि बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना, क्योंकि आजकल लोगों की यही शिकायत है कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है, हर किसी को अपने अपने हुक्मरान से प्रॉब्लम है। तो जब मेरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए आपसे रहनुमाई चाहता हूँ किबला, वो ये कि जब मैं ज़ियाउल कुरान पढ़ रहा था, करम अली शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो उसके अंदर मुझे याद पड़ता है कि मैंने पढ़ा था हनीफ कुरैशी साहब के जैसे लोग होंगे वैसे ही अल्लाह उन्हें उनके हुक्मरान देगा। थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्या हमारा दीन ये कहता है कि जैसे लोग वैसे ही हुक्मरान? देखें, कुरान ने सदियों पहले फरमा दिया था, जब तक कि तुम अपनी हालत को खुद नहीं बदलोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हालत को नहीं बदलेगा। तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। और इसके अलावा इस तरह की बेशुमार रिवायात और बेशुमार नसूस मौजूद हैं कि जिनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अगर कोई जालिम जाबिर हुक्मरान आप पर मुसल्लत हो तो वो आपके अपने आमाल का नतीजा ही होता है। हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर, हज़रत
सईदना इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दीगर बहुत सारी हस्तियों के खुतबात और बिलखुसूस मौला अली के फरामीन इस हवाले से बड़े वाज़े हैं। तो इस चीज को जब हम सामने रखते हैं तो हम खुद जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। जब कौम में, फिर वही बात कर रहा हूं कि जब कौम के अफराद का ये आलम होगा मेरे भाई कि वो यार फ्रिज में पड़ा हुआ दही का डब्बा भी उठाने को अपना हक समझेंगे, तो उस कौम पे मुसल्लत होने वाले जो हुक्मरान हैं, क्या वो माशाल्लाह गजाली जमा होंगे, वो राजी दोहरा होंगे, वो जनाब गौस पाक की औलाद में से कोई उनके पोते आएंगे? तो इन जालिम और इन चोरों पर ऐसे चोर ही तो हुक्मरान आएंगे ना। तो ये सबसे पहले हम अपनी हालत को ठीक करें, फिर हम चीखते हैं कि जी हमारा आटा चला गया, हम अपनी हालत को ठीक करने की बार बार बात तो करते हैं, लेकिन जाहिर है इसमें आप लोगों का भी बड़ा किरदार है कि आप लोग की बताएं या कौम की रहनुमाई करें कि अब आपने इस बिगाड़ को ठीक करना कैसे है। पहला कदम क्या होगा? जी देखें, हमारी जहाँ तक बात है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चंद 100 लोग होते हैं, ये चंद हजार, मसलन मेरे पास इज्तिमा जुम्मा पर चंद हजार लोग होते हैं। हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दावे से कहूंगा कि आपको इस गए गुजरे दौर में भी कम अज कम उलमाए किराम या दीनी तबके में इस किस्म की आपको हरकतें नजर नहीं आएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो वो मुअज्जब कौम का शर्मनाक चेहरा है ना कि जिनका दावा ये कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन मौलवियों से, हम इन दीन जो पुराने लोग हैं इनसे हम जिद्दत लेकर आएंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे। ये तो उन लोगों का चेहरा कौम ने आज देखा है ना। तो मैं इसमें यही कहूँगा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, तमाम जितने भी जराए हैं कि जहाँ से इबलाग होता है, जहाँ से तबलीग हो सकती है, सबका फर्ज है कि हम सबसे पहले अपनी कौम को ठीक करें, उसके बाद हम बाकी बातें करें। और मैं उन लीडरों से भी कहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि वो भाषण देने के लिए एक इंटरनेशनल चोर तो फलाना चोर, उन चोरों को छोड़े, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरें। तो कुरैशी साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, सर शर्म से झुक गए हैं, उस पर 1000 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, और आप ये बता रहे हैं कि आप लोग जिन लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सियासत ज्वाइन कर लेते कि आप लोग यहाँ पे तो कौम को रहनुमाई की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो उलमा ये कहते हैं कि हम चोरों के हाथ काटेंगे, तो ये सब्जियां चोर, फ्रूट चोर और ये दही चोर किस्म की अवाम उन उलमा को वोटें देगी? उलमा अफसोस के साथ आप पता नहीं हमारे मुल्क में कहाँ ऐसी सजाएं दी जाएंगी कुरैशी साहब। लेकिन आखिर में जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, जुम्मे का मुबारक दिन है, कोई एक ऐसी सुन्ना का बता दें हमें जिस पे अमल करके हमारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा यौम मशहूद है, इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, लिहाजा कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। और दूसरी रिवायत में क़यामत वाले दिन मेरे सबसे नजदीक तरीन शख्स वो होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा। उलमा ने 313 के अदद को कसरत में शुमार किया है, यानी 300 से ज्यादा की तादाद में। तो क्या ये अच्छा हो कि आज आपके इस मैसेज के जरिए से जो सुनने वाले हैं वो कम अज कम 300 दफा आज या इससे ज्यादा दफा दुरूद शरीफ का एहतमाम कर ले। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए और आप सब के लिए और चैनल के लिए भी सदका जारिया बने। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन यकीनन जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो हमारे मिनहसल कौम हालात हैं, हज़रत इंसान के जो हालात हैं, पाकिस्तानी का जो हाल है, प्लीज़ अपने आप को बदलें। जब आप अपने आप को बदलेंगे हमारे हुक्मरान और मुल्क के हालात खुद ही बदल जाएं। एक ब्रेक लेते हैं इसी अच्छी बात के साथ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीन व हज़रात, सफाई निस्फ ईमान है, और जब सफाई की बात हो तो सबसे पहले शुरू करना चाहिए अपने मुंह से। अगर मुंह की आप सफाई सही नहीं करते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे प्रोड्यूसर साहब, आवान साहब, आज तक हमसे यही सवाल पूछवाना चाहते हैं डेंटिस्ट से कि कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करें, कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिससे उनके काले दांत वापस सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन उनके दांतों में जो कीड़ा है वो बार बार लौट कर आ जाता है, वो फिलिंग कराते हैं फिर से कीड़ा आ जाता है। डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं उनसे क्या वजह है कि हमारे आवान साहब जो हैं उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सना तजम्मुल हमारे साथ मौजूद है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।
क्यों हमारे कम्युनिटी में आज तक टूथब्रश, टूथपेस्ट के सवाल पूछे जाते हैं? हाँ, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से शोज करती रही हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, और आज भी मुझसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि और आपको धुएं निकल रहे होते हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इवन कितना भी आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हो या कहीं पर भी हम कैंप्स करने जाएं या कहीं पर भी मैं कोई सेशन दे रही हूँ, तो पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि रिलेटेड टू दिस। और अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और मुझे नहीं समझ में आता कि राइट नाउ हम इतने आगे हो गए हैं, अब नेटवर्किंग इतनी फास्ट है, और अब हम मुझे सिखाने की या किसी भी डेंटिस्ट को या किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीपल नो एवरीथिंग, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप टूथपेस्ट की जगह पर ब्रशिंग के लिए क्रीम्स अब आ गई हैं। यस, और वो क्रीम्स सुने ऐसी होती हैं कि वो मेडिकेटेड होती हैं कि आपका एनेमल अगर क्रैक हो गया है तो उसको रिपेयर करेंगी, आपके गम्स को ठीक करेंगी। तो टूथपेस्ट का ज़माना चला गया, क्रीम्स का आ गया। क्या है टूथपेस्ट और टूथ क्रीम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रीम मतलब वो ज़्यादा क्रीमी फॉर्म के अंदर होती है। बेसिकली टूथपेस्ट में एब्रेसिव पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है। डॉक्टर्स पे क्यों रिकमेंड कर रहे हैं क्रीम्स? डॉक्टर्स के कुछ कंडीशंस में जहाँ के पेशेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन से मतलब उसको कोई कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है, सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पे फॉर अ मीन वाइल हम क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आप ये क्रीम यूज़ कर लीजिए या कोई जेल यूज़ कर लीजिए। बट अदर देन दैट अगर हम रेगुलर बेस पे बात करें, अभी भी टूथपेस्ट को कोई और चीज़ नहीं जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है। टूथपेस्ट इज़ ऑलवेज देयर। टूथपेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह है। तो आप ये मत सोचें कि हम क्रीम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो टूथपेस्ट हम यूज़ करना छोड़ दें। इट्स एन ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव, मतलब आपने किसी चीज़ के साथ मिला लिया और आपने यूज़ कर लिया। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि क्रीम्स में बेसिकली क्या होता है कि मेडिकेशन ज़्यादा डाली जाती है ताकि पेशेंट अगर किसी कंडीशन से गुजर रहा है, बिलफर्ज अगर ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग को कैसे कवर करेगी, तो क्रीम्स के अंदर क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि तला, आप भी ज़रा इस पर थोड़ी सी लबकुशाई करें। क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े। हमारे जो मुंह के मसाइल है ना, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही, ठंडा पानी पी लो, खुद ही ठीक हो कीड़ा है, जाएगी। कीड़ा, मतलब हम जाएंगे नहीं डॉक्टर के ये पास। एक्चुअली एक कीड़ा है सैरिश। इस कीड़े को जो है ना मारना बहुत मुश्किल हो गया डेंटिस्ट के लिए। ये बार बार जो है ना किसी दांत में निकल आता है, और ये जो डेंटल कीड़ा है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में, इसकी बड़ी डेप्थ है। ज्यादा इस पर वो मतलब वीडियोस शॉर्ट्स आ चुकी हैं कि मैं आपको बताता हूँ मोतियों जैसे सफेद दांत। हाँ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर में मौजूद है सब कुछ। और वो मीठा सोडा लें, उसमें लीमू निचोड़ें, उसको दांतों पे लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और दांत साफ कर लें। दांत साफ कर लेंगे। ये ठीक है? ये मतलब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं आप उनको कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि जो चीज़ एक प्रोफेशनली हो रही होती है उसमें और उसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। अब एक कोई पेशेंट है या कोई भी इंसान है, ऑलरेडी वो पान छाल या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, एक्सेसिव करता है, और वो सोचे कि वो सोडा और ये सारी चीज़ें मिला के लगा ले, तो ऑब्वियसली वो उस पर एक्ट नहीं करेगी। दीज थिंग्स आर ओनली के जो मेरे जैसे दांत हैं, आपके जैसे दांत हैं, हम अपने दांतों को थोड़ा सा ये है कि हम किसी इवेंट में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो हम कोई वाइटनिंग एजेंट लगा लें तो थोड़ा सा हमारा कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे, और ज़्यादातर मैंने देखा हम जैसे लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। वो जो चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हो ज़्यादातर पान ईटर्स हैं, छाली ईटर, ऑलरेडी पान खा के उन्होंने दांतों को ख़राब कर दिया, अपने मसूड़ों को ख़राब कर दिया, उस पर वो मजीद इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिससे मजीद उनके दांत खराब हो रहे हैं। अच्छा, अब ये एक और मैं भी सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें सर। आप पूछिए। क्यों माना हम आपसे आपका एहतराम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें दीवार से लगा दें। डॉक्टर सना, आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं, एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम? वो कौन सा मसला है जो सबसे ज्यादा आपके सामने आता है? मुझे प्रैक्टिस करते तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए हैं, 13 सालों से। अब सबसे कॉमन मसला क्या है? बट और सबसे कॉमन मसला जो मैंने देखा है ना ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर, और हम लोग जो आउटरीच प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, उसमें गम्स का जो इन्फेक्शन है या गम्स में जो प्लाक और कैल्कुलस की डिपोजिशन है जैसे बन जाती है, हम देखो दांतों के ऊपर येलो लेयर बन जाती है, विच इज़ मोस्ट कॉमन। मतलब मुझे लगता है कीड़े फिर भी दांतों में इतने नहीं होते, तो कीड़े जिसको बोला जाता है बेसिकली इट्स अ कैविटी। तो कैविटी आप मानती है ना ये कीड़ों का मसला है? मतलब नॉर्मली पीपल नो कि इसको कीड़ा बोला जाता है, बट जो है बेसिकली क्या है कि कैविटीज का इशू इतना ज़्यादा नहीं होता जितने यहाँ मैंने लोगों में गम्स का प्रॉब्लम देखा है। और प्रॉब्लम ये है कि इतनी अच्छे प्रोफेशन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले स्क्रीन पे भी आ रहे होते हैं, स्टिल उनकी ब्लीडिंग गम्स का इशू है, उनके दांत पीले हो रहे होते हैं, बैड ब्रेथ का इशू है उनके अंदर। वो हमारी है ना, हम दांतों की जो सेहत है उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, या हम इस ब्यूटी, एक तो दांतों की सेहत हो गई और फिर दूसरी चीज़ ये है कि दांतों की जो ब्यूटी है उसको भी हम फोकस नहीं करते।
तो मैंने यूजुअली देखा है कि दांतों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है गम्स का इन्फेक्शन, बैड ब्रेथ उसका सेकंड पार्ट होता है। पहले इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होगी, फिर ऑब्वियसली बैड ब्रेथ आना स्टार्ट हो जाती है। तो लोगों को इतना नहीं, और आपसे अगर ऐसे कोई शख्स बात भी कर रहा होता है, जिन लोगों में थोड़ी अवेयरनेस है, थोड़े पीछे हटने लग जाते हैं कि आई मीन आप अपने दांत देखें, आपके दांत बहुत पीले हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो वाइट पॉलिश आ गई अब, जो कि दांत पीले हों तो आपको कहीं जाना है तो आप वो नेल पॉलिश की तरह का पेंट है जो अपने दांतों पर लगाएं और जाएं। ये जो एक बात बनी हुई है कि किसी के दांत अगर पीले हैं, वो बहुत सफाई रखता है, उसके बावजूद पीले, दैट मीन्स इसकी हड्डी ऐसी है दांतों की, पता नहीं ऐसी बातें होती हैं, तो इसलिए इसके दांत पीले हैं। ये पॉलिश उनके लिए है, वाकई ये होता है यहाँ पर ये दांत किसी वजह से पीले होते हैं? ऐसी पॉलिश से मैंने अभी तक नहीं देखा कि दांत वाइट होते हो। दांत टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी वो जो है ना टेम्परेरी भी नहीं हो रहे होते हैं। वो टेम्परेरी थोड़ा सा क्लीन हो रहे होते हैं, हमने लगा के छोड़ दिया, थोड़े से दांतों के ऊपर से थोड़े स्टेन्स रिमूव हो गए, हमें लग रहा है मेरे दांत बहुत अच्छे हो गए। बेसिकली ब्लीचिंग करना है, दांतों के कलर को चेंज करना इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले दांतों की सफाई करें अच्छी तरीके से, दांत सेंसिटिव ना हो, दांत सेंसिटिव नहीं होंगे, उसके बाद एक लेज़र और कुछ एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम प्रोफेशनली ब्लीचिंग और वाइटनिंग कर रहे होते हैं, तब जाके दांत वाइट होते हैं। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी भी ब्लीचिंग एंड वाइटनिंग की, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से निकल के किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएँ, एशियन कंट्रीज़ में भी चले जाएँ जहाँ थोड़ी अवेयरनेस है, तो वहाँ पे यूजुअली लोगों ने ब्लीचिंग कराई हुई होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हम टीवी पे एक्टर्स देख रहे होते हैं उनके दांत बहुत वाइट होते हैं। हमारे यहाँ नहीं है इतना कॉन्सेप्ट, लेकिन आप देखिए उनके दांत बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होते हैं और बिल्कुल वाइट दांत होते हैं। वो बेसिकली उनके दांत वाइट होते नहीं है, वो प्रोफेशनली उसको ब्लीचिंग करा के वाइटनिंग कराते। अब आप जैसे वो पॉलिश की बात बता रही हैं, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी कि वो नेल कलर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, जस्ट मैंने देखा है नेल कलर लगा के दांत वाइट। वो हमारे शो पे एक डॉक्टर डेंटिस्ट आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके ड्राइवर ने जो है ना अपने ढीले दांत को सही करने के लिए एल्फी डाल दी थी। ओह गॉड, बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। खैर ये मुझे बताइए, आपने बताया गम्स के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं मसूड़ों के। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि लोग जब ब्रश भी कर रहे होते हैं तो वो अपने गम्स को साफ नहीं करते, दांतों को साफ करके उन्होंने गुल्ली कर दी, जबकि गम्स को साफ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर? देखिए गम्स जो है ना, गम्स और टीथ का दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, सही है। प्रॉब्लम ये है कि हम दांतों को साफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें सुबह बहुत जल्दी होती है, सारे काम, अच्छा हम हर काम में हम टाइम लगा देंगे, लेकिन जहाँ ब्रशिंग की बात होती है वहाँ पे हमें इतनी जल्दी होती है ब्रश करने की, हमें होता है कि जो हमारा फ्रंट पे जो चीज़ दिख रही है ना, बस वो साफ़ हो जाए ताकि कोई हमसे बात करे तो साफ। बेसिकली हमारा फोकस दांतों की क्लीनिंग पर नहीं होता, दांत अच्छे लगने चाहिए, बस साफ़ हो जाए, थोड़ी सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश फील हो, दैट्स इट। तो मैं कहती हूँ कि आप जितना भी बिजी हो, आप 2 मिनट लगा के अपने दांत साफ़ करें। और आजकल तो हम सिखाएं या कोई भी सिखाए, पहले हम लोगों को जा के सिखा रहे होते थे कि ब्रशिंग कैसे करनी है। आजकल तो आपके हर किसी के पास फ़ोन है, अगर आप उनकी ड्राइवर की बात करें तो उसके पास भी फ़ोन होगा, वो भी वीडियोज़, तो ब्रशिंग की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। और मैं कहती हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से दिखाना शुरू करें ताकि वो उस चीज़ के हैबिचुअल हों कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी है, बड़े उनको करके दिखाएं ब्रशिंग। तो यूजुअली ब्रशिंग जो है उसमें फोकस होना चाहिए कि आपके दांत तो साफ हो, साथ में जो आपके साइड पे गम्स हैं या इन बिटवीन जो गम्स हैं उसको क्लीन होना बहुत अभी जैसे कि तलहा ने आपसे गम्स की सफाई का सवाल किया है, मैंने तो ये नोटिस किया है कि भले आपका ब्रश सॉफ्ट हो, अगर आप अपने गम्स को साफ़ करते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, वो इतने नर्म होते हैं कि अगर एक्स्ट्रा आपका ब्रश थोड़ा सा ख़राब हो गया और आप उसको फिर भी यूज़ गम्स में थोड़ी मर्दानगी पैदा करें, सैरिश मर्दानगी। नहीं तला, ये ऐसे होता है, आप बताइए डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या देखिए गम्स की वीकनेस होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सबसे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है वो बेसिकली स्टार्ट होती है अगर आपके दांत साफ़ नहीं है, कैलकुलस या प्लाक की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा, यानी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाएगा मैल बहुत जम रहा है दांतों पे। जब मैल जम रहा है तो वो गम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, गम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दांत जाके साफ़ ना कराऊँ डेंटिस्ट से और मैं खुद ही ब्रश से ना रगड़ के साफ़ कर लूँ, ज़ोर से ब्रश करूँ, तो क्या होता है कि ऑलरेडी मेरे गम्स वीक हैं और वहाँ पे मैंने जब ब्रश उस पर चाहे सॉफ्ट, मेरे कहने का मकसद ये था कि कहीं गम्स के लिए कोई अलग से ब्रश या कुछ तो नहीं ऐसा होता जो कपड़े धोने वाला ब्रश अगर यूज करें? नहीं, बाज़ होता है कि टंग क्लीनर भी होता है। टंग क्लीनर होता है, टंग क्लीनर बेसिकली हमारी टंग्स के ऊपर कुछ पेपिलाज होते हैं, यानी थोड़े से आप देखोगे ना थोड़े खुरदुरा पार्ट होता है हमारी टंग के ऊपर, वहाँ प्लाक डिपॉजिट हो रहा होता है, वो टंग क्लीनर उसके लिए यूज़ होता है। गम्स के लिए कोई अलग से ब्रश नहीं होता, जो ब्रश दांतों के लिए होता है वही ब्रश जो है ना गम्स को क्लीन करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी ब्रशिंग हैबिट किस तरीके की, हम दांत साफ़ कैसे कर रहे हैं, दांत और मुंह की सफाई कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये थोड़ा आर्ट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा जो है अपना जो है वो थोड़ा सा विजन थोड़ा ब्रॉड करें, या अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो यू कैन गो टू द डेंटिस्ट और उनसे आप पूछ सकते हैं कि ब्रश। अगर आपके पास टाइम है, सबके पास मोबाइल्स हैं, उस पर यूट्यूब है, आप जाके वीडियो देख लें। सर आप मूवीज देखती हैं? बहुत कम। बहुत कम।
कभी कोई पाकिस्तानी मूवी देखी? मैंने मौला जट मौला जट सिर्फ एक ही देखी या कोई और वो भी समझ ही नहीं आई थी मुझे देखने। अच्छा समझ भी मेरी तरह है। अच्छा सना की और बात ये कॉमन है, मैंने उसके देखी अंदर जो वो एक्ट्रेस थी उनकी पंजाबी का एक्सेंट भी ऐसा था कि पता लग रहा था इन्हें पंजाबी नहीं आती, अरबी कैरेक्टर में बाहर रही थी वो। बिल्कुल भी खबर है फिल्म इंडस्ट्री की सर्विस देंगी। एंड सम पीपल आर सिटिंग विद मी, दे आर यूज्ड टू टॉक इन पंजाबी, तो वो मुझे पूरी फिल्म एक्सप्लेन कर रहे थे कि बस हमें कोई ऐसा मिला नहीं समझाने वाला सुना, इसलिए हम गए। अगर ऐसी मूवी देखने जाए तो आपके साथ जरूर एक ऐसा ट्रांसलेटर होना चाहिए। सैरिश को मैं अगली बार लेके जाऊंगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। खबर है फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के जवाल पजीर होने की एक बड़ी वजह है फिल्म इंस्टीट्यूशन की कमी। तो खैर ये वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस बने ऐसे, वो अलबत्ता फिल्म मेकिंग के लिए लोग पढ़ने बाहर चले जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों के लिए सैकड़ों इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहां बैक कैमरा प्रोडक्शन से लेकर अदाकारी तक बाकायदा तरबियत फराहम की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये रुझान बहुत कम है। इस्लामाबाद में एक निजी इंस्टीट्यूशन के सरबराह और मारूफ अदाकार जमाल शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर दीगर लोग भी आपकी तरह के जो सीनियर अदाकार हैं और एकेडमी का दर्जा रखते हैं वो अपनी खिदमात ही दे दें तो भी बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने करना यंगस्टर्स के लिए? दरअसल फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग जो है वो इस वजह से नहीं मिला है कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया नहीं है। अब आप देखेंगे एक ज़माने में 70s मिड 70s तक पाकिस्तान में 1500 सिनेमा हाउसेस थे। आज जबकि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ऊपर होगी, सिर्फ 150 स्क्रीन्स हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कैसे फ़रोग पाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी? चाहे आपके जितने भी ट्रेनिंग स्कूल्स हों, जितनी एकेडमीज हों, सब कुछ हो, उसके बावजूद अगर फिल्में बनेंगी तो वो कहाँ दिखाई जाएंगी जब आपके पास एग्जिबिशन सेंटर्स ही नहीं है, सिनेमा ही है, और जो है वो भी इंतहाई महंगे हैं, जिसमें एक आम आदमी जो है, आम पाकिस्तानी ना अकेला जा सकता है, ना अपने फैमिली के साथ जाके तफरी से महसूस हो सकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किसी तरह से भी फ़रोग नहीं पा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि एक तो बजाय इसके कि एकेडमीज बनाएं या बड़े बड़े स्टूडियोज बनाएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फिल्म फाइनेंस फंड एक तख्लीक कर देना चाहिए, तश्कील कर देना चाहिए, जो हर साल भी 15-20 फिल्में अनाउंस करे और उसका तरीक़ाकार ये हो कि वो बेस्ट पॉसिबल आइडियाज़ लें और एक बोर्ड बिठाए जो बहुत ही इम्पार्शल हो। वो इन कहानियों को, इनके बिजनेस मॉड्यूल्स वगैरह को, मॉडल्स को स्टडी करके सर ये तो तब होगा जब इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। शाह साहब, फाइनेंस कर दिया करे इस तरह से कि जो प्रोड्यूसर है वो भी 50% डाले, और जब ये फिल्म बने तो इसकी आमदन जो है वो एक खास अकाउंट में आए, जिसमें 50% जो फायदा है या जो भी रिकवरी है वो पहले फंड के पास जाए और उसके बाद प्रोड्यूसर के पास आए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी फिल्में बन सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में कम से कम 3000 सिनेमा हाउसेस के लिए प्लॉट्स लोगों को दे और आसानियां दे ताकि वो सिनेमा हाउसेस बने, और इन सिनेमा हाउसेस में अच्छा जमाल साहब, कम से कम 80% ऐसे हों जिनकी टिकट्स बहुत ही सस्ती हों, जिनमें आम आदमी जाके फिल्म देख सके। तो तब तो बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ होगी तो ही कुछ हो सकता है। जमाल साहब, आप आजकल स्क्रीन से गायब हैं, कहाँ हैं? यहाँ पर सारा टाइम आप यहीं दे रहे हैं अपनी एकेडमी में, या फिर कोई इरादा नहीं है दोबारा स्क्रीन पर वापस आने का? मैं इत्तेफाक से 4 साल के बाद 35 स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट करने के बाद एक ड्रामा मैं कर रहा हूँ जो ARY चैनल पे शुरू हो गया है, तेरे इश्क के नाम। इस ड्रामे का नाम पहले मुमकिन था, जिसकी वजह से मैंने ये ड्रामा साइन किया था, बहरहाल इन्होंने नाम बदल दिया। तो बड़े अरसे के बाद इसलिए किया कि ये ज़रा सा कदरे बेहतर एक स्क्रिप्ट है जो मैंने कर लिया। इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं एंटरटेनर हूँ नहीं, प्योर एंटरटेनर नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार आ नहीं सकता। मेरी अपनी कंडीशन, मतलब मेरा ख्याल है कि मैं महदूद हूँ। लेकिन शाह साहब, मेरी नज़र में वो जो हमारी यूथ है ना, आई कैन हियर मी शाह साहब, जो हमारी यूथ है वो
थोड़ी सी ना अब उकता सी गई है। जब ड्रामे ऐसे आते हैं ना, तेरे इश्क के नाम, तेरे बिना जी ना सकूं, तेरे बिना मर जाऊंगा, मेरा दिल मेरा दुश्मन, तो ये जो ठरकीपना होता है ना नामों के अंदर ही, यही सर मेरा जो ना मूड ऑफ कर देता है कि बस कर दो भाई, नहीं देखना मैंने ये ड्रामा। हम लोग पता नहीं क्यों अच्छे मॉरल्स पे, अच्छी स्टोरीज पे काम नहीं कर सकते, वही लव स्टोरी घुसानी है किसी भी। और अब तो हराम रिश्तों को भी हलाल कर देते हैं सर, कि वो ससुर अपनी बहू को लाइन मार रहा होगा। अल्लाह के खौफ से डरो भाई। मैं तो पर्सनली बड़ा सैड हूँ अपनी इंडस्ट्री से सर। ड्रामे का नाम तेरे इश्क के नाम होता और मुझे ऑफर किया जाता तो मैं नाम की वजह से रिजेक्ट कर चुका होता। बहरहाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ना हो किसी ड्रामे में, वो ड्रामा बेमानी होता है। रिफ्लेक्शन से मुराद ये कि आपके सोसाइटी में जो ऊंच नीच है, जो मसाइल हैं, जो लोगों के स्ट्रगल्स हैं, ख्वाब हैं, इरादे हैं, उन सब का आकाश होना चाहिए ड्रामे को, तो वो ज्यादा दिलचस्प होगा। यही शाह साहब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाह साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे अगला। अभी हम थोड़ी देर पहले एक आलिम दीन से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुल्क के हालात पे उन्होंने तज्जिया करते हुए कहा कि लोग चोरी के खिलाफ निकले हैं मुल्क में और चोरी ही कर रहे हैं, मतलब चोरों के खिलाफ निकले हैं और उनका एक्शन भी चोरी का ही है। हम किस जगह आन खड़े हुए हैं मिनहसल कौम एज ए नेशन? आप पाकिस्तान को इस वक्त कहाँ देखते हैं शाह साहब? वो एक मशहूर मकौला है, चोर मचाए शोर। आलिम ने बिल्कुल सही फरमाया है। हकीकत यही है, इसलिए कि जो लोग आए, दरअसल जब जो लोग लाए जाते हैं वो उसके पीछे जो तरीका कार है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन मुल्क को फराहम नहीं कर सकता, इसलिए कि बेशुमार ऐसे लोग जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है या असर व रसूख होता है, वो लोग असम्बलीज में आके बैठ जाते हैं पैसा खर्च के। यानी मिसाल के तौर पे आप हैं, आप बहुत ही अलामा है पॉलिटिक्स के, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपने जेलें भी काटी हैं, आप बड़े ब्रिलियंट माइंड रखते हैं, और मैं एक प्रॉपर्टी टाइकून हूँ जो बिलियनर है, तो आपके मुकाबले में तो मैं अपनी इलेक्शन पे 25, 30, 40, 60 करोड़ आराम से खर्च सकता हूँ और मुझ पे कोई पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है। तो वो बेचारा आप जो है वो कैसे मेरा मुकाबला करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये गलत पैसा जो है ये लोगों के रास्ते रोकता है। इस तरह से ट्रू रिप्रेजेंटेशन माशरे के जो जबरदस्त लोग होते हैं वो इसके करीब ही नहीं आ सकते। जब ये करीब नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में इस तरह के लोग नहीं आएंगे, तो अवाम दोस्त लेजिस्लेशन कभी भी नहीं होगी, चाहे वो कल्चर के लिए हो, चाहे तालीम के लिए हो, चाहे सेहत के लिए हो, चाहे इकोनॉमी के लिए हो। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स आए। आप देखें आपकी जितनी ज़रूरी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी सोसाइटीज में तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जमाल साहब फाइनली आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ड्रामा मेकर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, मशवरा देना चाहेंगे कि एटलीस्ट कुछ रहम करें, सोशल मैसेजेस हों, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, इस तरह के प्लेस या ड्रामा बने, बजाय इसके कि घरेलू जो मसाइल हैं उनमें लोगों को नए नए आइडियाज़ दिए जाएं कि ये काम कर लो और झगड़ा बढ़ेगा? देखिए, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, मैं यकीन से कहता हूँ, दावा करना चाहता हूँ कि 70-80% ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जब चैनल्स एक बिल्कुल ही आमियाना किस्म का कंटेंट अप्रूव करता है और उस पर इंसिस्ट करता है कि जी यही चीज़ जो है चलेगी, इसलिए कि उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने ये तय किया होता है कि मार्केट जो है वो ये डिमांड करती है, जो बिल्कुल गलत है, तब तक चीज़ नहीं बदल सकती है। मैं बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर ज़बरदस्त किस्म का काम करना चाहूँगा। मेरा मुकाबला बेस्ट पॉसिबल, मैं ये अपने से ये सोचूंगा कि मैं बेस्ट पॉसिबल चैनल से दुनिया के मुकाबला करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे अपने चैनल्स ही मेरे हाथ, पैर और आंखें और जुबान बंद कर देते हैं, तो फिर मैं क्या मुकाबला करूँ, कैसे करूँ? तो ये चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटेंट के बारे में ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले देखे कि कंटेंट कैसा क्रिएट करने को बोला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जमा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़े ज़बरदस्त आप अदाकार हैं और मैं तो खैर फ़ैन हूँ इनकी। अल्लाह ताला हमारी बाकी इंडस्ट्री को भी वही सोच दे जो आपकी है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री किसी और राह पर चल पड़ी है। डॉक्टर सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। मुल्की हालात कैसे लग रहे हैं आजकल? मुल्की हालात तो मुझे लग रहा है कि बेहतर नहीं होंगे अभी फ़िलहाल, तो और ज़्यादा ही
ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी असल में क्या हो रहा है कि हम ना, हमारी इकॉनमी तो डाउन हो रही है लेकिन हम एक दूसरे मसले में उलझ के रह गए हैं। हम लोग आगे की तरफ सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें आगे करना क्या है, जिसकी वजह से डेली, अब आप कल देखें, कल फिर डॉलर प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये डे बाय डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम एक अजीब पॉलिटिकल सिनेरियो में फंस के रह गए कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है, बेसिकली उस टग ऑफ वॉर के हम शिकार हो रहे हैं। हमारा लेना देना कुछ नहीं है लेकिन हम एग्जैक्टली हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है और हम पिस रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर सना नजमल हमारे साथ थी। और नाज़रीन, अब एक ब्रेक लेनी है। तला, ब्रेक के बाद मेरे ख्याल है वापस आते हैं। ब्रेक लीजिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, वहाँ पर आज इस अहम केस की समाअत है, इमरान खान की पेशी है। नीलम अरशद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। नीलम, बताइएगा समाअत का आगाज़ कितने बजे होगा? बिल्कुल सरीश, आपको बताएं कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत जो है वो होगी। गो के जो समाअत का वक्त है तकरीबन 11 बजे मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी के तमाम तर मामला है उनको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ी ताख़ीर जो है वो हो सकती है। और अब तक की जो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम है उसको देखकर लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश किया जाएगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, तो कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास पेश किया जाएगा। लेकिन दौरान समाअत क्योंकि वो अपना जो जहन है इस तमाम तर मामले पे वाज़ेह कर चुके हैं, तो हो सकता है कि ये मामला 2 रुकनी बेंच को भिजवा दिया जाए। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतराफ में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। सहरिश न सिर्फ अहाता अदालत बल्कि अदालत के बाहर भी सिक्योरिटी की बड़ी लेयर जो है वो मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको सख्ती से जो है मुख्तलिफ चेक पोस्ट लगाकर बंद किया गया है, और सिर्फ जो मुतल्लिका अफराद है उनको दाखिले की इजाज़त दी गई है। गो के जो वक्त है वो 11 बजे मुकर्रर किया गया है, लेकिन 11:30 बजे चूँकि यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और मुमकिन तौर पर 11:30 के बाद ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश किया जाएगा। पुलिस लाइन से वो यहाँ पर आएंगे और पुलिस लाइन से लेकर यहाँ तक का जो फासला है तकरीबन 20 मिनट का है। और इस तमाम तर टाइम के दौरान आपको बताएं कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा नीलम, मैं आपसे मजीद भी जानूंगी जब समाअत का आगाज होगा। राइट, अल्लाह देता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह देता, बताइए आप इस वक्त कौन से स्पॉट पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल जतोई साहब, मैं इस वक्त पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर इमरान खान को रखा गया है। गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्डर दिए गए थे कि इमरान खान हमारे मेहमान होंगे लेकिन वो पुलिस के गेस्ट हाउस में रहेंगे, तो रात को इमरान खान इधर पुलिस के गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे। और सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद खान और वकला की टीम ने रात को इमरान खान से मुलाकातें भी की। आज चूँकि 11 बजे का टाइम है, हाई कोर्ट में इमरान खान ने पेश होना है, तो इस वक्त IG इस्लामाबाद भी पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं और रेंजर के भी दस्ते पहुंच चुके हैं। 11 बजे का टाइम दिया गया है जो इस्लामाबाद में इमरान खान जाएंगे, तो सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और चारों तरफ पुलिस की नफरी तैनात है। इस जगह को आप अगर देख सकें तो कंटेनर लगाया गया, सिर्फ गाड़ियों का रास्ता है गुजरने का। वहाँ पर भी सख्त चेकिंग है, किसी गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इधर तो अल्लाह खान, ये भी कहिएगा, आई थिंक रब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, वरना मैं उनसे लाजमी पूछती कि कारकुनान को भी पहुंचने की हिदायत की गई थी, तो वो कहाँ पर जमा होंगे, क्योंकि गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो वो तो मना किया गया है। नीलम अरशद हमारे साथ थी और AD खान भी हमारे साथ थे, आपसे जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और अब एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड नर्सिंग डे है। नर्सेज हम जानते हैं कि बड़ी मेहनत से इंसान, हज़रत इंसान की खिदमत करती हैं और उनके बिना ऑफकोर्स डॉक्टर्स भी खुद से काम नहीं कर सकते, उनको हेल्प चाहिए होती है। सरिश, आपने कभी नहीं सोचा नर्स बनने का? तला डॉक्टर बनने का सोचा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम जब नर्स आई थी ना सरिश हमारे शो पे, तो उन्होंने हमें बताया था कि नर्सेज अच्छा खासा कमाती हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ना जाने क्यों इसको एक छोटा प्रोफेशन समझा जाता है। ऑप्टिक्स दूर से लोग ये समझते हैं, आपको जो करीब जाते हैं उनको मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसकी अच्छी सैलरीज हैं, अच्छे पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। आपको जाना चाहिए था सरिश।
बस तला मेरी किस्मत मुझे यहाँ पढ़ाई कम है नर्सिंग में, वो MBBS जैसी मुश्किल पढ़ाई नहीं है, आसान है। कोर्सेज भी होते हैं इसके, अगर आपने इंटरमीडिएट किया उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के लिए FSC कर लिया तो उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। एनीहाउ अभी भी आप नर्स बन सकती हैं, इट्स नेवर टू लेट। मैं खुश हूँ बतौर एंकर काम। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जोहेब की ज्यादा अच्छी खिदमत कर पाएंगे मेरे से। आप चाहते हैं मैं छोड़ दूँ? मैं करूँ नर्सिंग का कोर्स, आप इजाजत देंगी मुझे? नहीं, मेरा ख्याल है आप भी इसी में ठीक है, इतने अच्छे एंकर हैं आप, आपको क्या जरूरत है? नहीं, मेल नर्स भी होते हैं। हाँ, मेल नर्स भी होते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त नाजिया मीरानी, जो कि एक नर्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया फॉर कमिंग ऑन आवर शो, टेकिंग आउट टाइम। क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में एक नर्स की हॉस्पिटल के अलावा सोसाइटी में भी? क्या मकाम, क्या इज्जत दी जाती है एक नर्स को? वैसे तो जो नर्सिंग का प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन जो दुनिया उसको देख रही होती है इस प्रोफेशन को, वो बहुत ख़राब और छोटा समझ रही होती है कि यार तो बहुत अदना सा काम है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम होता है। 24 आवर्स जो नर्सें होती हैं वो पेशेंट के साथ जो है उनका इंटरेक्शन होता है। डॉक्टर तो हम डॉक्टर का जो भी होता है सर्जरी होती है, कुछ टाइम के लिए विजिट करके चले जाते उनको हैं। हम फॉलो करते हैं, उनके जो भी डिसीजन होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि बहुत टफ़ ड्यूटी होती है नर्स की, क्योंकि 24 आवर्स 8 आवर की पर शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी होती है। तो उस ड्यूटी में हमें पूरा जो भी पेशेंट की केयर करनी होती है वो नर्स परफॉर्म करती है उसको। तो उस हवाले से नर्सिंग का बहुत अच्छा रोल है। प्रेशर होता है नर्सेज पर। समटाइम ऐसे होता है कि पेशेंट अगर स्टेबल फील नहीं कर रहा और वो चाहता है फटाफट डॉक्टर आ जाए, लेकिन डॉक्टर ज़ाहिर है उसको इतने सारे पेशेंट्स को देखना होता है, तो उस पेशेंट ने नर्स का जीना हराम किया होता है। मॉनिटरिंग सारी नर्स कर रही होती है, नजर रखे हुई होती है कि पेशेंट के इस वक्त सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तबीयत खराब तो नहीं हो रही है, एमरजेंसी तो नहीं हो रही है। एक नर्स कितना कमा लेती है नाजिया? आजकल के दौर में तो नर्स बहुत ज़्यादा, उनकी भी आइडिया नहीं, बहुत सारी बच्ची आपको देख रही होंगी, शायद आप अगर सही पैसे बता दें तो वो राजी हो जाएं। पाकिस्तान से अगर आप अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी वहाँ तो डॉलर है, डॉलर की क्या बात है। पाकिस्तान के अंदर भी आजकल जो इनकम आ रही है नर्सिस की वो बहुत अच्छे लेवल। कुछ आइडिया तो दें मेरी बहन। फिर भी जो न्यू मिनिमम टू मैक्सिमम बता दें। स्टूडेंट जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट हो रहे हैं उनको भी 60 प्लस जो है 60,000 से शुरू हो रहे हैं। और जाती कहाँ तक है सैलरी जब सीनियर हो जाते हैं आप? सीनियर की तो 2 लाख तक भी चली जाती है। 2 लाख भी चली जाती है। और पर्क्स क्या है जी? तो अलाउंसेस क्या मिलते हैं? वो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, प्राइवेट इदारों में भी है, मेडिकल फ्री होता है। अगर गवर्नमेंट साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो है। पढ़ाई कितनी है? डिप्लोमा कितना मुश्किल है? डिप्लोमा पहले 3 साल का डिप्लोमा होता था, लेकिन आजकल जो है वो पूरी डिग्री का प्रोग्राम है। 4 साल की डिग्री होती है, 1 साल का जो है इंटर्नशिप होता है। कितनी महंगी होती है डिग्री नाज़िया? महंगी होती है क्योंकि आजकल जो है नर्सिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटेंट हो गए हैं। पहले नहीं आते थे, कम आते थे, लेकिन आजकल जो है स्टूडेंट भी ज़्यादा इस फील्ड में आ रहे हैं। जब वो MBBS को क्लियर नहीं कर पाते तो वो उनकी जो दूसरी प्रायोरिटी होती है वो BBS चले जाएंगे या फिर इस तरफ आ जाएंगे, मेडिसिन पढ़ लेंगे। लेकिन नर्सिंग में ये है कि जॉब भी जल्दी मिल जाती है, सैलरी भी अच्छी होती है, तो लोग ज़्यादातर इस तरह। फिर भी कितनी फीस होती है? एक महीने की आइडिया दे दें मुझे। मंथली के मंथ के हिसाब से नहीं होती, पर ईयर के हिसाब से होती है। सालाना कितनी है नाज़िया? सालाना 1 लाख तक 1 लाख तक होती है। 1 लाख सालाना करता है कि यूनिवर्सिटी लेवल है या कॉलेज। तो बेस्ट लेट्स से आगा खान की नर्सिंग स्कूल बड़ा मशहूर है और बड़ा बेस्ट समझा जाता है अगर। हाँ, तो उनकी फीस ज़्यादा मतलब ज़्यादा है। आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आई वांट टू नो अबाउट योर लास्ट वर्ड्स। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी ऑडियंस को वर्ल्ड नर्सिंग डे पे? जैसे कि आज IND है, इंटरनेशनल नर्सिस डे है, तो सबको यही मेरा मैसेज है कि जो नर्सिस होती हैं उनको रिस्पेक्ट दिया करें, क्योंकि वो बहुत टफ़ ड्यूटी दे रही होती हैं हॉस्पिटल में। जिससे कि हमारे मुल्क के कंडीशन जिस तरह के भी होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो नर्सिस होती हैं उनको लाजमी अपनी ड्यूटी जो है देनी होती है, और वो जो है डबल ड्यूटी भी वहीं पे करती होती हैं। बिल्कुल, तो उनको रिस्पेक्ट दिया करें। और अच्छा प्रोफेशन है नर्सिंग, अच्छा प्रोफेशन है। स्पेशली पहले तो हमारे लड़कियों को इजाज़त नहीं देते थे इस प्रोफेशन में, लेकिन लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इनकम बहुत अच्छी आती है, एजुकेटेड हो गई हैं आजकल की नर्सिस। बाहर जाने के बहुत सारे जो है उनको अपॉर्चुनिटी हैं,
तो यही पैगाम है मेरा कि आप ज़रूर ज्वाइन करें इस फील्ड को। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहीं। और मैंने दलहा से इसलिए नाज़रीन कहा कि सवाल आप कर लें, फिर ये गिला करते हैं कि मैं बात कर लूँ, आप तो मुझे सवाल ही नहीं करने दे रही, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। तो उस गिले को दूर करने के लिए मैंने इनको ये मौका दिया। अब ब्रेक भी आप ले लें, गले शिकवे के बाद एक ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में रहने वाले पहले ये कहा करते थे कि वो दिन कब आएगा जब हम अपनी तनख्वाह से अपना घर बनाएंगे। यहाँ तनख्वाहदार तबका अपना घर नहीं बना सकता क्योंकि घरों की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि तनख्वाहदार तबका ये कहने लगा कि वो दिन कब आएगा जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तनख्वाह से गाड़ी ख़रीदेंगे, क्योंकि अब गाड़ियों की कीमतें भी घरों से कम ना रहीं। आज के दौर में जो हम जानते हैं कि पहले जो सेडान 25-30 लाख में आती थी, आज 80 लाख में आती है। गाड़ी की कीमत में एक फ्लैट आ जाता था दला। अब क्या होता है कि लोग गाड़ियां जो उन्होंने 5-5 साल इस्तेमाल की भी होती हैं, जिस कीमत में खरीदी होती है उससे दुगनी कीमत में बेच रहे होते हैं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी लॉक किए, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यू जो रुपए की कदर जो गिरी है उसकी वजह से गाड़ी की कीमतें, और हम तो जानते हैं माशाल्लाह से इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं कि हमने आज तक कोई पाकिस्तानी गाड़ी बनाई नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी बाहर है, बाहर से पार्ट्स आते हैं, हम यहाँ पे नट बोल्ट जोड़कर बोलते हैं पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी है। हम आज तक 75 सालों में एक पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पता नहीं कब बनाएंगे। भी अब तो बंद हो गए तलहा। इंडिया ने 1970-80 में अपनी एम्बेसडर बना ली थी, उनके सारे मिनिस्टर मेड इन इंडिया गाड़ी में चलते थे। हमारी काबीना इंपोर्टेड गाड़ियों में चलती है और एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में होती है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा कि गवर्नर हाउस के अंदर जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज खड़ी होती है, उसका जो बुलेट प्रूफ रन फ्लैट टायर है वो एक टायर 20 लाख रुपए का होता है। 80 लाख के सिर्फ टायर चेंज होते हैं साल में गवर्नर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज के। ये एक गवर्नर हाउस है, ऐसे कितने और हाउसेज हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस, ये हाउस, वो हाउस। तो अंदाजा कीजिए गाड़ियों की कीमतें कहां हैं, हुक्मरानों की अय्याशियां कैसी हैं, आवाम का हाल क्या है। लेकिन लोगों को ये उम्मीद जाग उठी थी कि रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन हकीकतन मुल्क की मईशत में इतना उतार चढ़ाव है, इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी फ्लक्चुएशन है कि जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है। HM शहजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। शहजाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लोग क्यों ये बिल्ली के खाब में छीछड़े आ रहे हैं शहजाद साहब के कीमतें कम हो जाएंगी? थैंक यू जनाब। बेसिक अगर देखा जाए, ये रेगुलेटरी ड्यूटी को जो दोबारा नहीं लगने दिया, ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही है कि जो डॉलर था, जब ये रेगुलेटरी नाफिज की गई थी ना, तो उस वक्त 204-205 का था डॉलर। आज डॉलर 290, और बल्कि आज की अगर हम बात करें तो 300 से ऊपर का डॉलर है। तो ये एक बड़ा फर्क आ गया। पर HM शहजाद साहब, अभी एक अच्छी खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि 12 रुपए झटके में गिर भी गया, वापस आ गया है। तब भी 290 से नीचे नहीं है, 290 करीब ओपन मार्केट में। नहीं तो शहजाद साहब ये बताएगा कि ये जो भी खबरें चल रही थी कि गाड़ियां खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.8 पे 15 लाख रुपया कम हो गया है, 660 सीसी पर 8 लाख रुपया कम हो गया है, कुछ हकीकत भी है या नहीं है? 40 लाख बढ़े भी तो थे पिछले 6 महीनों में। भाई बात यह है कि ये जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन डॉलर हमारी मजबूरी, डॉलर हमारे इख्तियार में नहीं है। वरना गाड़ी आज भी 3 साल पुरानी गाड़ी आज भी $5,000 की है। 8 महीने पहले $5,000 $10.5 लाख का था, आज 15 लाख का है। उसको क्या करेंगे आप? सही। HM शहजाद साहब, मुझे ये बताइए क्या वजह है कि हम आज तक एक पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बना सके? अच्छा चला, एक और चीज मैं कह दूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शायद हुकूमत मेरी बात को सुन ले। अगर गाड़ी की एक यूनिट बढ़ा दे, 3 साल की जगह 5 साल या 7 साल कर दे, तो वो गाड़ी की कीमत जापान में $2,000-3,000 की है। टैक्स इनको नहीं मिलेगा, टैक्स में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि टैक्स गाड़ियों की तादाद बढ़ने से इनको डॉलर ड्यूटी बहुत ज्यादा मिल सकती है। दूसरा आपका सवाल, ये हमारी बदनसीबी है। मेरा ख्याल है तुमने और मैंने कई प्रोग्राम किए और मैंने हमेशा एक बात की है कि ये सुजुकी को आज 42 साल हो गए हम असेंबलर है, टोयोटा और होंडा को आज 35-36 साल हो गए, आज तक हम असेंबलर है। आज तक हम
PKD या SKD असेंबली इंपोर्ट के हम मोहताज हैं, ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। शायद हम अगर बराबर वाले मुल्क की तरह मैन्युफैक्चरर होते, आज अपने मुल्क की जरूरत के बाद एक्सपोर्ट करके हम दोनों हाथों से डॉलर लेके आ रहे होते। इंडिया जो है वो इतना आगे चला गया, IT सेक्टर में, मोटर इंडस्ट्री में वो इतना आगे चला गया है, हम लोग पता नहीं क्यों इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं या कोशिश नहीं की जा रही। मुझे ये बताएगा शहजाद साहब, अब अगर मैंने गाड़ी चेंज करनी है तो मुझे ये बता दें कि हुकूमत तब्दील होने के बाद की जाए या फिर अभी कीमतें कुछ कम हुई हैं अभी कर ली जाए? क्या मशवरा देंगे आप जो लोग गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें? देखिए, मैं कम से कम आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मेरी तजवीज़ में अगर गवर्नमेंट ने 3 साल की जगह 5 साल या 7 साल कर दिया तो बिलीव करें कि 8-8 लाख, 15-15 लाख, 25-25 लाख और 50-50 लाख का आपको फर्क मिलेगा, सिर्फ एक लिमिट अगर बढ़ा दें। अभी मैं लोगों को सुन रही थी, मैंने ऐसी बात की कि सुनने में आ रहा है गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, तो किसी ने भी हाल ही में गाड़ी नहीं ली थी, उसने मुझे बोला कि आपका क्या ख्याल है कि जिन्होंने इतनी महंगी खरीद ली है वो इनका सर नहीं फाड़ देंगे कि भाई हमें इतनी महंगी क्यों दी थी, अब जो सस्ती कर दिया है इनको सस्ती क्यों मिल रही है, तो ये आप छोड़ दें, गाड़ियों की कीमतें कम होने वाली नहीं है, ये उतनी ही रहेंगी जितनी है। नहीं, देखिए ये एक फिनोमेना अलग है, इसको जरा समझने की कोशिश करें कि देखिए इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो आती है ना वो TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है और वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी बेचता है और डॉलर ड्यूटी भी बेचता है। ये तो हमारी बदनसीबी है कि लोकल अफसर जिसका मुंह खून लग चुका है वो किसी भी तरीके से अपने आप को आवाम के लिए अच्छी गाड़ी, सस्ती गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त दुनिया में आप इंडिया ले लें, एक सुजुकी अल्टो वो 4.25 लाख इंडियन की है, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 9 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। हमारी यही गाड़ी 26.5 लाख की है, तो यहाँ तो हुकूमत की कमजोरी है ना। सही। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बिल्कुल इस पर इनको गौर करना चाहिए, वो आपकी बातें सुन रहा हो और सोचे इस बारे में। फिलहाल तो टाइम ही नहीं है उनके पास क्योंकि वो उलझे हुए हैं कहीं और अब ज़मीनी हक़ाइक़ से सैर में ले चलेंगी सितारों की दुनिया में। सारा काज़मी हमारे साथ है। सारा, इमरान खान के स्टार्स का मेरा ख्याल है हर कोई सुनना चाहता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो ज़रा कहिएगा प्रेडिक्शन क्या देंगी? आज उन्हें पेश होना, रिलीफ उन्हें मिलेगा अदालत से? लाइटली आज के दिन उनका आज से लेकर कल तक का बेहतर पीरियड, टाइम पीरियड है, तो शायद रिलीफ मिल जाए। बट अगेन अगर उनके पर्सनल चार्ट पे वॉट एवर डेटा आई हैव ऑफ हिम, ऑफ हिज बर्थ डेट एंड एवरीथिंग, तो उसके मुताबिक आज और कल के लिए तो थोड़ा सा बेहतर है, तो शायद उनको रिलीफ मिल भी सकता है। पर नेक्स्ट 10 days इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। देन कमिंग टू द जनरल, अगर हम उसके ट्रांसफर की बात करें तो वो 30 जून तक भी है। जैसे मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था 15 मई तक का प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, तो एक वो तो खत्म हो जाएगा 15 मई को। बट अगेन जो एक नए नए ट्रांसफर आते रहते हैं उस वजह से नई चीजें ना आती रहेंगी। और ये जो मार्च तक पीरियड शुरू हुआ है वो दैट इज इन 4th हाउस ऑफ, इनका भी इनके 10th हाउस में है, दैट इज अ हाउस ऑफ प्रोफेशन, जो पब्लिक इमेज एंड एवरीथिंग है, तो वो काफी एग्रेसिव हो जाएंगे अपनी ना डिसीजन मेकिंग पे। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो थोड़ा सा वाइजली लें, चूज कहना जो होता है ना अपने आसपास के लोगों को बहुत वाइजली चूज करें जिसको क्लोज रखना है, बिकॉज चीजें उनको हार्म कर सकती हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days। मगर ये जो अगले 2 दिन हैं ये इनके लिए फेवरेबल हैं, तो आई होप कि कहते हैं उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाए। आज के दिन और कल तक का दिन फेवरेबल है, बट नेक्स्ट 10 days इज वेरी क्रिटिकल, तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुल्क कब बदलेगा काज़मी साहिबा, मुल्क के हालात कब बदलेंगे? बस ये अब आपको ना एक दिन वो कहते हैं ना 1 day at a time लेके चलना है। और जैसे मैंने हमेशा बोला कि देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, बट द पीपल हु रूल पाकिस्तान आर नॉट लॉयल टू देम। तो ये एक चीज है, जरा काम करना है। मगर प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, मैंने बताया आपको, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा वो आगे जाके, जैसे मिड ऑफ, जैसे मैंने बताया आफ्टर जून थोड़ी बहुत चीजें हो जाएंगी, इलेक्शंस होता देख रही जाना पड़ेगा हमें। सही। तो दैट इज लाइक टफ थिंग, तो उसको पास ऑन करना पड़ेगा हमें, तो वो करके थोड़ा चीजें बेहतर आएंगी फिर नेक्स्ट ईयर के अवार्ड्स। मगर इन द लॉन्ग रन अगर बात करूं तो डोंट गेट लाइक नहीं होता एक लूज, अपने होप ना करें ना, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर ही है पाकिस्तान के लिए, बट अभी के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्योटिक टाइम पीरियड है। तो सारा इलेक्शंस कब होते देख रही हैं आप? उनके 14th में तो आई थिंक सो गुजर गई बस समझे। वही मैंने आपको जैसे बताया था कि वो अभी कितना क्योटिक और इंटेंस टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये सूटेबल नहीं था।
और जो सिचुएशन आपने देखी ये सारी, और जो मैं तब से ये सिनेरियो बिल्डअप बता रही थी कि ये सारी चीजें होंगी, और ये अभी भी मार्च ना जो एक डिबेटेड पोजीशन पर है वो 4th हाउस में आ गया पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना जरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी, फाइनेंशियल सेटबैक्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आई वोंट रेकमेंड, मैं तो जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको एडवाइस कर सकती हूँ यहाँ पे लोगों को कि वो रिकमेंडेड टाइम नहीं है फिलहाल, तो वो लास्ट के जो अक्टूबर के नवंबर के बाद जो है उसके बाद होगा, जब इक्लिप्सेस ओवर हो जाएंगे, हमें एक छोटा सा टाइम पीरियड मिलेगा जहाँ पे वो कर लेंगे, तो वो काफी अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए, चाहे जो भी आए गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टेन्योर। अभी हमने शेख रशीद साहब का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनके स्टार्स क्या कह रहे हैं? वो हुकूमत में रहते नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें घर जाना होगा? देखिए मैं हमेशा दो तरीके से चार्ट पढ़ती हूँ, दैट इज जब उन्होंने ओथ अपना लिया था उस वाइज तो चीजें चल रही हैं अच्छी, मगर जो उनका पर्सनल है ही इज क्वाइट अंडर प्रेशर राइट नाउ इन एवरीथिंग, जो हम देख भी रहे हैं कि वो चीजें कर रहे हैं वो बाउंस बैक हो रही हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, तो जो उनका पर्सनल लेवल पर है उसकी वजह से जो एक जब होता है कि आपके हेड का पूरा टाइम चल रहा होता है वो ट्रिकल डाउन कर रहा होता है नीचे, मगर जब उन्होंने ओथ लिया था लास्ट ईयर 10th of April को, दैट इज अ गुड टाइम पीरियड, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कम और बेशतर वो कंप्लीट कर ही चुके हैं, अब थोड़े से मंथ रह गए हैं, तो वो वैसे तो सही उन्होंने लिया, मगर पर्सनली उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है, अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो सारा अभी ये सिचुएशन जो इकोनॉमिकली आप ये बता रही हैं कि अभी डे टू डे देखना पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट ईयर बजट भी अब हमें नेक्स्ट मंथ पेश करना है, तो आवाम को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है या फिर ये बोझ मजीद बढ़ने वाला है? आई वोंट लाइक गिव फॉल्स होप कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रिसेशन भी आप देखेंगे और कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम फाइनेंशियल वो पूरे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रिगर हो जाएंगे, तो वो सारे जैसे यूएस से होते होते वो सारी चीजें हम पूरे दुनिया में ही आ जाती हैं, उसका इफेक्ट आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो चीजें हम देखने को मिलेंगे, तो कोई बिगर चेंज नहीं आएगा। शायद चेंज थोड़ा सा आ सकता है कि जो पिछले प्रोमिसेस किए हुए हैं फ्रेंडली नेशंस ने हमें पैसे देने का एंड एवरीथिंग, तो वो 30 जून के बाद आ सकते हैं या कुछ फेवरेबल टाइम पीरियड आ सकता है, मगर अदर देन दैट नॉट एंटायरली लाइक वो नहीं होता कि पूरा 100% नहीं होगा, मगर थोड़ा हद तक बेहतर चीजें हो जाएगी, मगर रिसेशन और ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। मैंने यही बोला कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को should invest and should learn about new technologies and everything so that they have new streams of earning। ये बहुत सख्त जरूरत है कि हम जो ऑन पेपर कब से पढ़ रहे हैं अपने कोर्सेज उसको छोड़कर कोई नई चीज जो हमें उसको चाहिए ताकि हम अपने आप को इवॉल्व कर सकें। कोशिश कर रहे हैं आजकल इस किस्म की। तला बताएं सारा, आज हम शो के आगाज में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मुल्क में लोग चोरों के खिलाफ निकले और चोरी करने लगे। आपने भी कुछ ऐसी बातें कही कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से लॉयल होना पड़ेगा। हम कब इंसान बनेंगे, हम कब पाकिस्तानी बनेंगे, हम कब मुसलमान बनेंगे? क्योंकि हकीकतन हर किसी को अपने गिरबान में झांककर अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है ताकि मुल्क में बेहतरी आए, लेकिन सैडली लोग दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं, अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। कब हम इंसान बनेंगे आपकी नज़र में? देखिए अभी इन द लॉन्गर रन अगर मैं बोलूँ कि जब पाकिस्तान अपनी 80s में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज स्टिल एट अ वेरी यंग एज, हम कंपेयर करते हैं उसको यूएसए से, यूके से, जो बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं या कंट्रीज हैं जिनको 2-2 साल प्लस हो चुके हैं। हम लोगों का अभी हम भी स्टिल इन 70s एंड अगर हम 80s के लास्ट को क्रॉस करेंगे, आई सी इट गेटिंग बेटर, बट अगेन द पीपल, क्योंकि यहाँ जो हाउस बनता है जब सोलिजिकली देखते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स है, जब एक जगह बहुत सारे प्लैनेट्स जमा हो जाते हैं तो काफी नेगेटिविटी क्रिएट करती है, मतलब कोई एक की बात नहीं सुनेगा, ये हमेशा करता रहेगा। मैंने पहले भी आज फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी बोल पर इन जनवरी, बैक इन जनवरी, आई टोल्ड देम कि डेमोक्रेसी सूट नहीं करती पाकिस्तान को, वन मैन रूल है या प्रेसिडेंशियलशिप है, तो कुछ ऐसी चीज रखें जो ट्रिकल डाउन करे एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को, दैट विल बी एबल टू कंट्रोल एंड टेम द लॉ। जो अनलॉफुल चीजें चल रही होती हैं और ये सारी चीजें उसको शायद कंट्रोल में आ सके। डेमोक्रेसी टोटल एंड टोटलिटी आई वुड से कि पाकिस्तान को रेकमेंड करती है, क्योंकि वो जो एक चीज मार्च होती है दैट रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड आर्मी एंड एवरीथिंग, वो सारी डिक्टेटरशिप ये सारे चीजें होती हैं, तो आर्मी एंड गवर्नमेंट जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे नीड टू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट अ गुड सोल्यूशन करके हो सकता है, अदरवाइज कोई रूल ऑफ लॉ ऐसे एज सच लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत क्योटिक टाइम पीरियड है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट। थैंक यू सो वेरी मच। सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बता दिया है कि क्योटिक टाइम पीरियड रहा है पाकिस्तान का, लेकिन ये टाइम पीरियड जो मुश्किल वक्त है ये बदलेगा उसी वक्त जब आप, मैं, सैरिश, हम सबको इंडिविजुअली अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है।
हमें तासुब से निकलना है, हमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान नहीं बनना, हमें पाकिस्तानी बनना है। जब तक हम पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं करेंगे, पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम एक पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बनाएंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सही नहीं करेंगे, अपनी सर्विसेज को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने किसानों का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक मिडिल मैन सारा फ्रूट लेकर चला जाएगा और फार्मर भी तब मुश्किल में होगा, कंज्यूमर भी मुश्किल में होगा, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस पाकिस्तान मुश्किल में ही रहेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ ही इसी आइडिया के साथ कि जनाब हम लोग को क्रिएटिविटी खुद में लानी पड़ेगी, और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो खुद भी हाथ पैर हिलाए अपने। हम अभी जो सारा ने मशवरा दिया, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा आप लोग भी गौर करें। तला की बातें बिल्कुल ठीक हैं कि काइंडली वही लिखा बंदा सिलेबस और पेपर दे के डिग्री ले ली, से हट के कुछ सोचें अपने बारे में, तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। ये सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे और तला को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।